बच्चों, लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें हम लोगों ने वर्क स्ट्रेटेजी सीखा था, यानी नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस में स्टेप वाइज कैसे वर्क करना चाहिए। उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें पहले सारा वर्क रफ कॉपी या लॉग बुक में करना है। इसके बाद हमें रिटन रिपोर्ट या कहें हम प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और बहुत सारी आपकी क्वेरीज़, आपके सवाल मेरे चैनल नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के माध्यम से मुझे मिल रहे हैं। आप सब लोगों की ये जिज्ञासा है कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाना चाहिए, प्रोजेक्ट फाइल दिखने में कैसी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट फाइल में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, ये सब आपकी जिज्ञासाएं हैं। और आज का जो वीडियो है ये सब जिज्ञासाओं को शांत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट फाइल को देख लीजिए। ये जो प्रोजेक्ट फाइल आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये प्रोजेक्ट फाइल 2008 में मेरे ही मार्गदर्शन में बच्चों ने काम किया और ये प्रोजेक्ट नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट कर चुका है। नेशनल लेवल पर भी इसे ए ग्रेडिंग में इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। इस प्रोजेक्ट फाइल को देखिए, इसमें कोई भी सजावट किसी तरह की नहीं की गई है, ना तो इसको रंगा गया है, ना ही इस पर रंगीन टेप लगाए गए हैं और ना ही इस पर शेडिंग या कलरफुल पेजेस पर लिखा गया है। इस फाइल को आप ये समझ सकते हैं कि ये मात्र 25 पेजेस की ये फाइल है, यानी जो निर्धारित शब्द सीमा है उसी निर्धारित शब्द सीमा पर ये प्रोजेक्ट फाइल बनाई गई है। A4 साइज़ पेपर पर है, ये टाइप की हुई है, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार इसे टाइप भी कर सकते हैं और आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फाइल आप इसे देखिए, इससे आपको बहुत सारा कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोजेक्ट फाइल दिखने में कैसी होनी चाहिए। हम एक साइंस के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में साइंटिफिक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, तो इसीलिए वो बहुत क्वालिटी वाइज फॉर्मेट पर अच्छा होना चाहिए, ना कि उसे आपको सजाने की ज़रूरत है। उसकी साज सज्जा के उसे सजाने के आपको कोई अतिरिक्त मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे, केवल आपका समय व्यर्थ होगा। इस प्रोजेक्ट फाइल को बहुत आसानी से देख लीजिए। ये केवल 25 पेजेस में बनाई गई प्रोजेक्ट फाइल है। सिंपल A4 साइज़ जो फोटोस्टेट के पेपर हैं उस पर ये टाइप्ड कराया गया है और सिर्फ एक क्लिप से इन सारे पेजेस को रोक दिया गया है। तो पहला जो पेज है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वो है कवर पेज। कवर पेज पर मैं बहुत सारे अपने चैनल के वीडियोस के माध्यम से आपको बता चुका हूँ कि कवर पेज पर जो सबसे कम जानकारियाँ हैं उन जानकारियों को अवश्य दो। जैसे हमें प्रोजेक्ट का टाइटल, जैसे ये लिखा हुआ है परियोजना विषय या प्रोजेक्ट टाइटल, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर। इसके बाद सब थीम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट टाइटल है वो किस सब थीम के अंतर्गत आता है। 2008 में उस समय सब थीम एटमॉस्फेयर अ प्रोटेक्टिव लेयर यही था। और 2008 में जो फोकल थीम था वो था अर्थ प्लेनेट अर्थ लेट्स एक्सप्लोर केयर एंड शेयर। तो उसी फोकल थीम और सब थीम को यहाँ पर लिखा गया है। ये फाइल केवल आपको एक सैंपल बतौर इस वीडियो में दिखाई जा रही है कि इस तरह से आप पेजेस को फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले फोकल थीम लिखा हुआ है, उसके बाद सब थीम लिखा हुआ है, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइटल लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइटल के बाद ग्रुप लीडर यानी समूह प्रमुख का नाम है, फिर सदस्य यानी मेंबर्स का नाम है। उस समय 2008 में जो सदस्य रह सकते थे वो 4 रह सकते थे, 1 2 3 4 4 सदस्य हो सकते थे, एक ग्रुप लीडर होता था। लेकिन जो इस वर्ष यानी 2022 का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अनुसार केवल एक समूह प्रमुख और एक सदस्य यानी ग्रुप में केवल 2 ही लोग होंगे। तो ये फॉर्मेट 2008 के अनुसार है। इसमें कुछ जो करेक्शंस है वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आप इसे
सुनिए ध्यान से। मार्गदर्शक शिक्षक का नाम, क्योंकि ये उस समय मैंने ही गाइड किया था, एज ए गाइड टीचर गाइड किया था, तो ये मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है। और कॉलेज का नाम, ज़िला और स्टेट यानी उत्तर प्रदेश, ये क्लियर मेंशन है। तो ये कवर पेज है, इस कवर पेज पर ये कम से कम मिनिमम जानकारियाँ हो सकती हैं। फ़ोटो लगाना कोई बहुत इम्पोर्टेंट आवश्यक नहीं है। जगह खाली थी तो लगा दिया है, आवश्यकता नहीं है तो नहीं इस्तेमाल करिए। ये 2 भाषाओं में लिखा हुआ है, जैसे मुख्य विषय हिंदी में भी लिखा हुआ है, फोकल थीम अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है, ऐसे ही उप विषय सब थीम्स को हिंदी अंग्रेज़ी में लिखा गया है। परियोजना विषय को भी आप एक ही भाषा में, जो आपकी पसंदीदा भाषा हो, जिसे आप समझ सकते हो, जिसमें आप चीज़ों को लोगों तक आसानी से पहुंचा पाएँ, उस भाषा का आप प्रयोग करिए। चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे अंग्रेज़ी में लिखिए, बाईलिंगुअल लिखने की कोई आवश्यकता ऐसी कंपलसरी नहीं है। ये कवर पेज है। ये फाइल वर्ड लिमिट भी आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो जूनियर ग्रुप है उसमें 2500 वर्ड लिमिट है, और जो सीनियर ग्रुप में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए 3500 वर्ड्स हैं। ये जो प्रोजेक्ट फ़ाइल आपको दिख रही है, ये प्रोजेक्ट फ़ाइल सीनियर ग्रुप की फ़ाइल है। इसका पूरा जो कंटेंट है वो 27 पेजेस में सारा आ गया था, बहुत आसानी से आया है, टू द पॉइंट चीज़ों को लिखा गया है। ये कवर पेज है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी फॉर्म ए लगाना है। आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इस्तेमाल मत करिए। जो गाइड बुक में, आपकी गाइड बुक के लास्ट में, आपके हर ग्रुप में शेयर की गई है गाइड बुक, उसके लास्ट में फॉर्म ए हर गाइड बुक के अंत में दिया गया है, उसी को प्रिंट कर लीजिए, उसी को टाइप करा लीजिए और इस सेकंड पेज पर यानी फॉर्म ए यहाँ पर अटैच करिए। फॉर्म ए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो गाइड बुक में दिया हुआ है उसी को फॉर्म को आप फिलअप करिएगा। इसके बाद जो तीसरा पेज है वो समरी का है, यानी सारांश आपको लिखना है। सारांश का ये प्रारूप है कि सबसे ऊपर पहले परियोजना विषय यानी प्रोजेक्ट टाइटल आप लिख दीजिए, फिर उसके बाद ग्रुप लीडर का नाम, ग्रुप मेंबर्स का नाम बराबर बराबर में आप लिख दीजिए, और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड की जा सकती है, गाइड टीचर का नाम। गाइड टीचर का नाम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये दूसरी लाइन में आ गया। और इसके नीचे आप स्कूल का नाम भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा, जैसे ये राजकीय हामिद इंटर कॉलेज के बच्चे थे, हामिद इंटर कॉलेज रामपुर, तो यहाँ पर ये भी ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका जो लुक है वो एक रिसर्च पेपर की तरह आ जाएगा, इसीलिए आप इसको इसी तरह से इसी पैटर्न पे तैयार करिए। यानी सबसे ऊपर परियोजना विषय, फिर उसके बाद ग्रुप लीडर का नाम, ग्रुप मेंबर्स का नाम, गाइड टीचर का नाम और स्कूल का नाम, फिर सारांश लिखिए, इसे पैराग्राफ में लिखिए। इसके लिए भी शब्द सीमा निर्धारित है, यानी 250 शब्दों में आपको सारांश लिखना है। ये सारांश हिंदी में लिखा है 250 शब्दों में। और सारांश में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये हम आने वाले वीडियोस में हर हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, हर हेडिंग को आप तक पहुंचाएंगे कि हर हेडिंग में क्या क्या चीज़ें लिखी जानी चाहिए, सारांश कैसे लिखा जाना चाहिए, और आगे की जो हेडिंग्स हैं उनमें क्या क्या डिटेल होना चाहिए, उनके लिए आपको अलग से भी वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगे। सेकंड, इसको जो सारांश आपने लिखा है, ये समरी या ये सारांश इंग्लिश में भी बना लीजिए, क्योंकि स्टेट लेवल तक तो कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल के बाद जब आप नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ पर इंग्लिश में एक कॉपी में समरी आपको जमा करनी पड़ती है। उसका प्रारूप यही रहेगा। सबसे ऊपर परियोजना विषय यानी प्रोजेक्ट टाइटल लिखिए, ग्रुप लीडर का नाम लिखिए, ग्रुप मेंबर्स का नाम लिखिए, और यहाँ पर गाइड टीचर का भी नाम आप ऐड कर सकते हैं। गाइड टीचर का नाम ऐड कर दीजिए और स्कूल का नाम भी ऐड कर दीजिए।
गवर्नमेंट हामिद इंटर कॉलेज कहाँ पर है ये? रामपुर में। स्टेट क्या है? यूपी। तो आप यहाँ पर कॉलेज का नाम भी लिख दीजिए और फिर पैराग्राफ्स में 250 शब्दों में आप समरी को तैयार कर लीजिए। इसके बाद विषय सूची लगी हुई है और विषय सूची में 1 से लेकर 20 हेडिंग है, यानी कवर पेज, फॉर्म ए, समरी सारांश, इंडेक्स यानी विषय सूची, ये इनके बाद आएगी समरी के, मैप नजरी नक्शा कहते हैं इसे, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, रीज़न ऑफ सिलेक्शन यानी चुनने का कारण, हाइपोथेसिस परिकल्पना, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, मेथोडोलॉजी कार्यविधि, एक्शन प्लान कार्य योजना, डेटा कलेक्शन 3 मेथड्स हैं उसके लिए, एक्सपेरिमेंट सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन यानी प्रयोग विधि, सर्वेक्षण विधि, अवलोकन विधि, एनालिसिस ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का विश्लेषण, रिजल्ट एंड कंक्लूजन यानी परिणाम व निष्कर्ष, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या का समाधान, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी यानी समाज पर प्रभाव, फॉलो अप एक्शन यानी भविष्य की कार्य योजना, एक्नॉलेजमेंट यानी आभार, और रेफरेंसेस यानी संदर्भ, और इनक्लोजर्स यानी संलग्नक। कुल 20 हेडिंग्स हैं। ये प्रोजेक्ट फाइल के अंदर सारी हेडिंग्स आपको लिखना है, इनके बारे में कोई भी हेडिंग छोड़नी नहीं है। इस इंडेक्स या विषय सूची को जब मैं देखता हूँ तो इसमें मुझे ये कमी लगती है कि नज़री नक्शा किस पेज नंबर पर है वो यहाँ मेंशन नहीं है, आपको मेंशन कर लेना चाहिए। सपोज़ नज़री नक्शा यहाँ पर है, जस्ट इसके बाद है इंडेक्स के यानी पेज नंबर 1, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नज़री नक्शा पेज नंबर 1 पर है, तो इंडेक्स ये जो है प्रॉपर हो जाएगा। हाइपोथेसिस किस पेज पर है, उद्देश्य किस पेज पर है, यानी प्रोजेक्ट फाइल बना लीजिए, उसके पेजेस को अरेंज कर लीजिए, उसकी नंबरिंग कर दीजिए और नंबरिंग करने के बाद इंडेक्स में हर हेडिंग के आगे उसका पेज नंबर लिख दीजिए। तो इस तरह से आपकी विषय सूची तैयार हो जाएगी। बच्चों, विषय सूची के बाद आपका जो पहला पेज है वो है नज़री नक्शा या जिसे मैप कहते हैं। यहाँ पर जो मैप लगाया गया है, क्योंकि बच्चों ने 2 गांव, एक रसूलपुर था और दूसरा था भौंट, जैसे हम लोग यहाँ पर अगर इसको प्रोजेक्ट टाइटल को पढ़ें तो था कि एस्टीमेट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर रिलीज्ड फ्रॉम कंबशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स एंड एस्टिमेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन विलेज रसूलपुर भौंट एंड देयर इफेक्ट ऑन विलेजर्स हेल्थ। हालांकि ये टाइटल बहुत लंबा है, ये उस समय अनुसार पहला अनुभव था, उसी के जैसा अनुभव था, जैसा ज्ञान था उसी के अनुसार बनाया गया था। टाइटल आप लोग इससे भी बेहतर बनाइए, यानी आप उस पर ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइटल में समस्या प्रदर्शित हो रही हो, यानी प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट हो रही हो, उसके अंदर ये कहाँ की समस्या है। जैसे यहाँ पर विलेज रसूलपुर और विलेज भौंट दोनों को हाईलाइट किया गया है, आप हाईलाइट ये भी चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए। ये सब थीम से संबंध रखती है, यानी किस सब थीम से ज़्यादा रिलेट करती है वो मेंशन हमें करना है। तो प्रोजेक्ट टाइटल में ये 3 क्वालिटी होना चाहिए। खैर, हम लोग नज़री नक्शा पे आ जाते हैं, यानी इंडेक्स के बाद नज़री नक्शा बनाया है हमने, और नज़री नक्शा को अगर आप देख रहे हो तो इस पर दिशाएं दिखाई गई हैं, यानी रसूलपुर जो है वो नॉर्थ साइड में है और भौंट जो है वो साउथ साइड में, साउथ डायरेक्शन में है। तो ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए दिशा सही है या नहीं। इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ सिंबल्स, जैसे ये की दिखाया गया है, यानी ये इस तरह से रेलवे ट्रैक को शो करता है, यानी रामपुर से बराबर से ये रेलवे ट्रैक जाता है। यानी अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो ये साउथ ईस्ट है और इसका डायरेक्शन देखें तो ये नॉर्थ वेस्ट है। तो जो रेलवे ट्रैक है उसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, यानी इस दिशा में रेलवे ट्रैक है। इसके बराबर में एक नेशनल हाईवे है। विलेज को डॉट और फिर उसके बाहर एक इनकम्प्लीट डॉटेड सर्किल दिखाया गया है जो विलेज को रिप्रेजेंट करता है। एक ट्राइंगल यहाँ पर बना हुआ है, दैट ट्राइंगल शोज अ ब्रिक फैक्ट्री, यानी ये ईंट का भट्टा है, ये दिखाया गया है ट्राइंगल।
ये कुछ एक सिंबल पेड़ का बना दिया, ट्री का। इट शोज़ कि यहाँ पर एक बाग है, आम का बाग था यहाँ पर। ये पॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को रिप्रेजेंट करता है, और जो सॉलिड हैं वो टाउन यानी जो उसकी तहसील है, कस्बे हैं, ये उन्हें रिप्रेजेंट करता है। नज़री नक्शा ज्योग्राफिकली करेक्ट होना चाहिए। आप ये कोशिश करिए, चेक करा लीजिए, खुद कोशिश करिए बनाने की, आपको जितना ज्ञान है। अगर नहीं आता है तो ज्योग्राफी के टीचर की सहायता लीजिए और ज्योग्राफिकली करेक्ट बिल्कुल सही नज़री नक्शा आप तैयार करिए। ये पहला पेज है इंडेक्स के बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, इसमें कुछ सीक्वेंसेस उस समय, क्योंकि मैं भी सीखने की प्रक्रिया में था एज ए गाइड टीचर, ये मेरा भी पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने गाइड किया, तो हमें भी उस तरह की उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब आपको इन हेडिंग्स का जो सीक्वेंस है वो देख रहे होंगे कि प्रस्तावना, उद्देश्य, सबसे पहले परिकल्पना लिखा है, फिर उद्देश्य, फिर प्रस्तावना। जबकि जो करेक्ट सीक्वेंस है वो इंडेक्स में मैंने करेक्ट किया है हाथ से लिखकर कि नज़री नक्शा के बाद इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना आना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। ये एक सैम्पल है, इसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे हैं, उसे आप करेक्ट सीक्वेंस में लिख लेंगे। देखिए पहला हेडिंग है प्रस्तावना, ये आना चाहिए यहाँ पर। तो प्रस्तावना सबसे पहले आप लिखेंगे, और प्रस्तावना में आपको ये बताना है कि समस्या क्या थी और आपने क्या किया है इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान। ये समस्या को दर्शाने के लिए इसमें ये कुछ ग्राफ्स का भी इस्तेमाल किया गया है कि हाँ, हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रेफरेंस है, नेरी का रेफरेंस है, नेरी का रेफरेंस है, और इस रेफरेंस को हमने, जो संदर्भ आप लास्ट में लिखोगे यानी यहाँ पर, यानी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर इंडिया, ये यहाँ की रिसर्च है नेरी की। ये किस किताब से लिया गया है ये ग्राफ, इसका रेफरेंस हमने रेफरेंसेस में लिखा है। तो इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये पाई ग्राफ है, तो इसमें ये शो कर रहा है कि पार्टिकुलेट मैटर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, 13% इसका योगदान है पॉल्यूशन में। तो ये एक चीज़ों को हाईलाइट किया गया है कि हम जो बताने जा रहे हैं कि हमने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पर वर्क किया है, और वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार है, और हमारे पर्यावरण में वो उसका हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है। कितना हिस्सा है? 13% है। तो इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को हाईलाइट किया, और फिर हम अपनी समस्या पर आ गए कि वायु में तैरते ठोस कणों की सांद्रता उन शहरों में कम है जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। WHO के अनुसार 250 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अगर अधिक सांद्रता है तो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो ये हम लोगों ने प्रस्तावना लिखी है, और प्रस्तावना में जो हम जिस समस्या पर कार्य कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम पर वर्क कर रहे हैं, उसे हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। जब आप प्रस्तावना लिख लेते हैं तो हमारी विषय सूची के अनुसार दूसरे नंबर पे है रीज़न ऑफ सिलेक्शन, यानी आप इस विषय सूची के अनुसार देखेंगे इंट्रोडक्शन 6th नंबर पे है, तो ये 6ठा पॉइंट यहाँ होना चाहिए। और चुनने का कारण, क्योंकि ये रीज़न ऑफ सिलेक्शन ये 7th पेज पर है, यानी 7वीं हेडिंग होना चाहिए, तो ये इसके बाद ही आएगी चुनने का कारण। तो बच्चों ने इसे एक छोटे से पैराग्राफ में अपनी जो भी क्या देखा उन्होंने, क्यों चुना, क्या समस्या उन्हें दिखी कि उन्होंने इस समस्या पर कार्य करने का सोचा, वो चुनने के कारण मैं इसमें लिखा है। केवल मात्र एक पैराग्राफ में लिखा है, आप 1 से 2 पैराग्राफ का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये भी हो गया 7th हेडिंग यानी रीज़न ऑफ सिलेक्शन। इसके बाद 8th हेडिंग है हाइपोथेसिस। हाँ, इसका सीक्वेंस गलत सा है क्योंकि ये यहाँ लिख दिया है, जबकि ये आएगा इसके बाद आएगा, यानी यहाँ आएगा, और इसकी हेडिंग नंबर होगी 8, यानी परिकल्पना। एक ही परिकल्पना फ्रेम करी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की अधिक मात्रा के कारण ग्राम रसूलपुर व भौंट में श्वास रोग हो रहे होंगे। एक ही हाइपोथेसिस फ्रेम करी है। और हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो उद्देश्य हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखना चाहिए।
इस एक परिकल्पना के आधार पर 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए, जैसे वायुमंडल में तैरते ठोस कणों की सांद्रता को ज्ञात करना है, घर के बाहर घर के अंदर प्रदूषण की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना, ये उद्देश्यों में था। विभिन्न प्रकार के ईंधनों जैसे लकड़ी है, गोबर के उपले हैं, कोयला है, केरोसिन ऑयल है, एलपीजी के जलाने से निकलने वाले वायु में तैरते ठोस कणों की सांद्रता कंसंट्रेशन को पता करना, ये ऑब्जेक्टिव में था। जो गांव रसूलपुर था, भौंट था, तहसील ये जो है स्वार की तहसील में आते थे, ज़िला रामपुर में थे, यहाँ पर इन गांव के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन भी इस उद्देश्यों में शामिल था। तो परिकल्पना के बाद उद्देश्य लिखना चाहिए। हम लोग बिल्कुल इसी इंडेक्स के पैटर्न पे चलेंगे। इसके बाद मेथोडोलॉजी है, कार्यविधि, ये 10th हेडिंग है। इसके बाद कार्यविधि लिखना चाहिए। आप लोग बिल्कुल प्रॉपर इसी सीक्वेंस में लिखिए, ये आगे पीछे हैं, आप बिल्कुल सीक्वेंस में लिखिएगा। अब कार्यविधि लिखना है तो कार्यविधि में देख रहे हैं आप कि उद्देश्य के हिसाब से कार्यविधि लिखी। ये मॉडल के तौर पर भी बनाया गया था, यानी डब्बा भी था बच्चों के पास, एयर पंप भी उसमें लगा गया था, लेकिन डायग्राम से ही समझाया है क्योंकि मॉडल अलाउ नहीं है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में। तो बच्चे मॉडल लेकर गए भी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ इसी तरह से डायग्राम से उन्हें समझाया और उसकी पूरी मेथोडोलॉजी को समझाया, कार्यविधि को समझाया। ये देखिए सैंपल में जो कुछ भी किया, यानी अगर उन्हें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा ज्ञात करनी थी, लकड़ी से जलाने पर, कोयले के जलाने पर, गोबर के उपले जलाने पर, मिट्टी का तेल के जलाने पर, एलपीजी के जलाने पर क्या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा निकलती है, उसके लिए क्या टेबल, ये सैंपल है, यानी ये कार्यविधि में लिखा, कार्यविधि में अभी लिख रहे हैं कि ऐसे निकालेंगे हम उसकी मात्रा को। तो अभी तालिका नंबर 1 ये बता रही है। ऐसे ही फिर दूसरा उद्देश्य, घर के भीतर घर के बाहर प्रदूषण की स्थिति, दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए जो मेथोडोलॉजी अपनाई, जो टेबल अपनाई कैलकुलेट करने के लिए, उसका सैंपल भी इसमें लिखा हुआ है। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा, तीसरे ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए क्या कार्यविधि अपनाई, उसमें क्या टेबल का इस्तेमाल किया, वो सैंपल टेबल का यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद टेबल नंबर 4, और टेबल नंबर 4 के अनुसार श्वास रोगियों की संख्या पता करी दोनों गांव में। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे, पुरुष, स्त्री, टोटल कितना था उनका रसूलपुर गांव में संक्रमितों की, प्रभावितों की संख्या, भौंट में प्रभावितों की संख्या। ये टेबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा पूरे, या किया था पूरे प्रोजेक्ट के दौरान। तो ये सब कार्यविधि में लिखा जाएगा। कार्यविधि के बाद एक्शन प्लान लिखा जाना चाहिए, यानी कार्य योजना, जो इस प्रोजेक्ट फाइल में पेज मिस है, आप लोग इसे भी शामिल रखेंगे। फिर डेटा कलेक्शन, यानी सर्वेक्षण एवं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट और सर्वे। अब यहाँ पर वर्क उन्होंने प्रॉपर करना शुरू किया, यानी ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा है वो निकालना शुरू किया। पहले जो उपकरण को जो है इस तरह से लगाया और किस तरह से चलाया, फिर किस तरह से उन्होंने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का कैलकुलेशन किया, लकड़ी के जलाने पर कैसे निकाला, गोबर के उपले जलाने पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या फिगर आई, कोयला के जलाने पर क्या फिगर आई, केरोसिन ऑयल के जलाने पर क्या फिगर आई, एलपीजी के जलाने पर क्या फिगर आई, ये सब कुछ उन्होंने किया, कैलकुलेट किया, ये सब कुछ लिखा भी फाइल के अंदर। और फिर जो टेबल नंबर 1 सैंपल बतौर लगी हुई थी, यानी ये टेबल नंबर 1, इसके अनुसार, यानी यहाँ पर ये सैंपल बतौर लगी हुई थी, ये कैलकुलेशन, और फिर ये फाइनल फिगर, जो फाइनल फिगर यहाँ दे रखी है, लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, ये सब बच्चों ने यहाँ पर मेंशन किया। और इस तालिका में जो लिखा उसे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि ये बिल्कुल आपको दूर से देखने में ही पता चले कि लकड़ी के जलाने पर सबसे ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर निकलता है,
और एलपीजी के जलाने पर कोई सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर नहीं निकलता है। तो ये तालिका नंबर 1। ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्टिव पर वर्क किया, उससे जो टेबल बनी वो ये आई, घर के अंदर घर के बाहर, और इसे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर दिया। ऐसे ही तीसरा जो ऑब्जेक्टिव्स था उसको उस पर वर्क किया गया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, उससे जो डेटा आया उसे टेबल में ऑर्गेनाइज किया गया, फिर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। ये टेबल नंबर 3 का डेटा है और ये उसकी बेसिस पर ग्राफ बनाया गया है। इसके बाद टेबल नंबर 4 यानी श्वास रोगियों की संख्या जो पहले सैंपल बतौर दिखाई गई थी, यानी कार्यविधि में इसका सैंपल लगा हुआ है। कार्यविधि में जो भी सैंपल दिए, तालिका नंबर 4, यहाँ पर तालिका नंबर 4 है, और इसमें जो भी डेटा सर्वे से मिला उसे टेबल में ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो पता चला कि किस गांव में श्वास रोगियों की संख्या ज़्यादा है, तो ये निकल कर आया। फिर इसके बाद जो तहसील प्रॉपर शहर रामपुर मिलक तहसील, इसकी ये तहसील है, वहाँ पर भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा को ज्ञात किया। टेबल नंबर 5 में उसका डेटा है, ऑर्गेनाइज कर दिया। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ये था डेटा कलेक्शन, यानी हेडिंग नंबर 12, ये यहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ से हेडिंग नंबर 12। इसके बाद डेटा कलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट पेज है वो है एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों का विश्लेषण, यानी 13th हेडिंग। इंडेक्स में जो भी हेडिंग दे रखी है आपको उसी हेडिंग्स के अनुसार वर्क करना है। अब आंकड़ों का विश्लेषण किया बच्चों ने, आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करना चाहिए इसके लिए अलग से वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देख लेंगे। ये एक पेज के अंदर उन्होंने पूरा आंकड़ों का विश्लेषण कर दिया और उसके बाद वो निष्कर्ष और परिणाम पर पहुंच गए, यानी ये 14th हेडिंग है। 14th हेडिंग है निष्कर्ष एवं परिणाम। ये बिल्कुल हम इंडेक्स के अनुसार चल रहे हैं। ये किस पेज नंबर पर है, इनकी पेजिंग भी कर देंगे और वहाँ इंडेक्स में इसका पेज नंबर नोट डाउन कर देंगे। क्या निकल के आया, निष्कर्ष और परिणाम पॉइंट वाइज लिखा है, सिर्फ 1 2 3 4 5। हम लोगों ने 4-5 ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए थे, उन्हीं की बेसिस पर परिणाम, हर ऑब्जेक्टिव में क्या निष्कर्ष क्या परिणाम लिखा, क्या निकला, वही पॉइंट वाइज लिखा है। फिर समस्या के समाधान के विभिन्न प्रयास क्या किए गए, वो यानी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये सारे सॉल्यूशंस लिख दिए। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आपको सॉल्यूशन लिखना है। आपने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया, आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर लिखा है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है, यानी ये पेज मिस था तो मैंने इसे ऐड कर दिया इस समय, यानी समाज पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये भी आपको लिखना चाहिए, पैराग्राफ्स में लिख लेना चाहिए। अपनी भाषा में लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, चीज़ों को किसी किताब से इंटरनेट से चुराने की कोशिश नहीं करो। खुद लिखोगे तो वर्ड लिमिट में भी लिखोगे, प्रोजेक्ट फाइल बहुत अच्छी बनेगी। जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों का जवाब दे पाओगे। समाज पर प्रभाव पैराग्राफ्स में लिख दिया। लास्ट का पैराग्राफ पढ़ के दिखा रहा हूँ। ग्राम प्रधान भी रुचि ले रहे थे जब उन्हें पता चला कि ईंट के भट्टे से निकलने वाला काला धुआं भी श्वास रोगों के लिए जिम्मेदार है, तो उन्होंने भट्टा मालिक से चिमनी की ऊंचाई बढ़ाने का दबाव बनाया। ग्रामवासियों के सहयोग ने हम सभी में नई ऊर्जा का संचार किया था। ये समाज पर प्रभाव। फिर इसके बाद आभार होता है, यानी आभार व्यक्त कर दीजिए जो भी लोग शामिल थे, जिनका सहयोग हमें मिला, उनका आभार व्यक्त कर दीजिए। जैसे इसमें भूगोल के शिक्षक, उनकी सहयोग मिला, ग्राम प्रधान का सहयोग मिला, मार्गदर्शक शिक्षक का सहयोग मिला, सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। इसके बाद भविष्य की कार्य योजना, यानी फ्यूचर एक्शन प्लान, इसमें क्या लिखा जाना चाहिए, इसमें लिखा जाना चाहिए कि अब इस परियोजना पर तो आप वर्क कर रहे थे, अब आगे क्या करोगे। तो जैसे यहाँ पर कुछ बच्चों ने लिखा जिज्ञासा, जैसे प्रधान जी ने पूछा कि कितनी ऊंचाई बढ़वा दें, तो हमारे पास कोई सटीक जवाब नहीं था।
तो भविष्य में हम इस पर कार्य करेंगे। यानी अब कुछ इस तरह की प्लानिंग या इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि कितनी ऊंचाई रखी जाए ताकि हमारे उसका इफ़ेक्ट जो है, जो चिमनी से निकलने वाला काला धुआं है, इसका इफ़ेक्ट हमारे गांव के जो निवासी हैं उनके स्वास्थ्य पर कम से कम पड़े, पॉल्यूशन कम से कम हो, क्या ऊंचाई रखी जाए और क्या नया नवाचार किया जा सकता है जिससे इस प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। ये भविष्य की कार्य योजना में आपको लिखना है। भविष्य की कार्य योजना के बाद फिर आपको संदर्भ लिखना चाहिए, यानी क्या चीज़, जैसे अभी मैंने एक ग्राफ दिखाया वो मेरा नहीं था, मैंने इस इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इंडियाज़ अप्रोच बुक बाय नेरी यहाँ से लिया था, तो मैंने इसका रेफरेंस लिख दिया। बहुत सारी चीज़ें थी जो मॉडर्न बॉटनी बाय डॉक्टर MP कौशिक, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली। विकीपीडिया पे एयर पॉल्यूशन को भी सर्च किया था, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। कुरुक्षेत्र पत्रिका, क्रॉनिकल पत्रिका, योजना पत्रिका, मार्गदर्शिका, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने में, समझने में मदद मिला, तो उन सबको रेफरेंसेस में लिख दिया आपने। इसके बाद जो अंतिम भाग है प्रोजेक्ट फाइल का वो है संलग्नक। संलग्नक का मतलब है कि सिर्फ 2-4 या 2 पेज पर 4-5 फोटोग्राफ आप लगा दीजिए जो ये शो करते हो कि हाँ आपने वर्क किया है। जैसे ये बच्चा आंकड़े, वहाँ पर जो स्थानीय डॉक्टर था वहाँ से आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, और ये वो ईंट का ब्रिक फैक्ट्री है जिसको उन्होंने हाईलाइट किया, इन्होंने एक ही पेज का इस्तेमाल करा एज ए प्रूफ, बस संलग्नक में लगा दिया। तो यानी इस तरह की प्रोजेक्ट फाइल आपको तैयार करनी है। ये केवल मात्र 25 to 27 पेज की फाइल है, सिंपल फाइल है, A4 साइज़ पेपर पर बनाई गई है, कोई डेकोरेशन किसी तरह की नहीं है, क्वालिटी वर्क किया गया है। इस प्रोजेक्ट फाइल के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आप वर्क पर ज़्यादा ध्यान दें और साज सज्जा पर ना दें। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर किए, उन्होंने कहीं देखे होंगे, यूट्यूब चैनल्स पे देखे होंगे